आज हमारे सामने एस.एन. पांडे के कुछ बेहद दिलचस्प नोट्स हैं। ये ज्योतिष की एक ऐसी तकनीक के बारे में है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। सही। ये नाड़ी ज्योतिष की एक खास विधि है और इसका दावा सुनकर शायद आपको यकीन न हो। अच्छा। हम साल या महीने की भविष्यवाणी की बात नहीं कर रहे हैं। ओके। ये तकनीक किसी घटना के होने के दिन तक का अनुमान लगाने का दावा करती है। दिन तक? हाँ, दिन तक। और इसका पूरा सिस्टम सिर्फ एक ग्रह पर आधारित है, बृहस्पति यानी गुरु। अरे वाह। तो आज हम इन नोट्स की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि क्या ये सिस्टम वाकई इतना शक्तिशाली है जितना ये दावा करता है। जरूर, चलिए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। इन नोट्स का जो फाउंडेशनल आइडिया है वो बृहस्पति के 12 वर्षीय चक्रों पर आधारित है। ये क्या है और किसी की जिंदगी को समझने के लिए ये इतना जरूरी क्यों है? यहीं से इस तकनीक की खासियत शुरू होती है। ये जीवन को एक घड़ी की तरह देखती है। एक घड़ी की तरह? हाँ, जिसके हर 12 साल में एक नया चैप्टर शुरू होता है। ये जीवन को 12-12 साल के हिस्सों में बांट देती है और हर हिस्सा जन्म कुंडली के एक खास घर या भाव को सक्रिय कर देता है। मतलब हमारी उम्र ही ये तय कर देती है कि हमारी जिंदगी का कौन सा एरिया उस वक्त स्पॉटलाइट में है। स्पॉटलाइट में है, हाँ। जैसे पहला चक्र जी, जो जी। जन्म से 12 साल की उम्र तक चलता है वो पूरी तरह से इंसान के खुद के बारे में होता है। अच्छा। उसकी सेहत, उसका स्वभाव, उसकी अपनी पहचान, ये मैं का दौर होता है। फिर आता है दूसरा चक्र 12 से 24 साल की उम्र तक। ओके। ये वो उम्र होती है जब इंसान परिवार के दायरे में होता है। तो ये चक्र परिवार से मिलने वाले पैसे और पारिवारिक मूल्यों पर केंद्रित होता है। ये तो बहुत लॉजिकल लगता है। 24 की उम्र के बाद तो इंसान ज्यादातर अपने करियर और मेहनत पर ध्यान देता है। एकदम सही। तीसरा चक्र जो 24 से 36 की उम्र तक होता है, वो तीसरे भाव यानी मेहनत, हिम्मत, छोटे भाई बहन और छोटी यात्राओं के परिणाम देता है। और ये क्रम ऐसे ही चलता रहता है। हाँ, बिल्कुल। और इसी तरह ये क्रम चलता रहता है। जैसे अगर हम सीधे 5वें चक्र पर जाएं, जो 48 से 60 की उम्र का है, तो ये 5वें भाव को सक्रिय करता है, यानी संतान, रचनात्मकता, निवेश और जीवन का आनंद। तो ये एक तरह से जिंदगी का एक पहले से तय किया हुआ नक्शा है, आप कह सकते हैं। एक रोड मैप है। ठीक है। तो ये 12 साल का एक बड़ा फ्रेमवर्क हो गया। इससे हमें थीम पता चल जाती है। हाँ। लेकिन मान लीजिए कोई 28 साल का है, तो हम जानते हैं कि वो तीसरे चक्र में है। पर उस 12 साल के अंदर उसके 28वें साल में क्या होगा, ये कैसे पता चलेगा? हम उस बड़े फ्रेम से एक साल पे जूम इन कैसे करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। वार्षिक भविष्यवाणी के लिए ये सिस्टम 4 मुख्य चीजों को एक साथ देखता है। 4 चीजें? हाँ। पहला तो जाहिर है बृहस्पति का चक्र, यानी वो व्यक्ति कौन से 12 वर्षीय दौर में है। इससे हमें उस साल की मुख्य थीम पता चलती है। ठीक है। दूसरा, जन्म के समय बृहस्पति उसकी कुंडली में कहाँ बैठा था। क्या वो मजबूत था, कमजोर था, किस घर में था, ये बहुत मायने रखता है। ठीक है। तो पहला है उम्र का चक्र और दूसरा जन्म के समय बृहस्पति की स्थिति। यस। ये समझ में आता है। लेकिन नोट्स में भाव स्वामी और ग्रहों के प्रभाव की भी बात है। ये थोड़ा टेक्निकल लगता है। भाव स्वामी का क्या मतलब है? भाव स्वामी का मतलब है उस घर का मालिक ग्रह है। अच्छा। मान लीजिए बृहस्पति किसी की कुंडली में 10वें घर में बैठा है, जो करियर का घर है। तो हम सिर्फ बृहस्पति को नहीं देखेंगे, हम ये भी देखेंगे कि 10वें घर का स्वामी ग्रह कौन है और वो कुंडली में कहाँ बैठा है। वो उस साल के करियर के नतीजों को बहुत प्रभावित करेगा। ओके। और चौथा और सबसे अहम कारक है ग्रहों का प्रभाव। ग्रहों का प्रभाव मतलब? इसका मतलब है कि उस भाव को कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं, यानी उस पर किन ग्रहों की दृष्टि है, उस भाव में और कौन से ग्रह बैठे हैं, और सबसे जरूरी उसकी त्रिकोण राशियों में कौन से ग्रह है। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, त्रिकोण राशियां। ये पहली बार नहीं है कि मैंने ये सुना है, लेकिन क्या आप इसे आसान शब्दों में समझा सकते हैं? जरूर। ज्योतिष में 12 राशियां एक चक्र में होती है ना? हाँ। त्रिकोण राशियां वे होती हैं जो एक दूसरे से 120 डिग्री की दूरी पर होती हैं और एक त्रिकोण बनाती हैं। अच्छा। इनकी खास बात यह है कि ये अक्सर एक ही तत्व की होती हैं, जैसे मेष, सिंह और धनु। ये तीनों अग्नि तत्व की राशियां हैं और एक दूसरे से त्रिकोण में है। ओके। तो अगर बृहस्पति मेष में है, तो हम सिंह और धनु में बैठे ग्रहों के प्रभाव को भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि वे एक ही टीम की तरह काम करते हैं। मतलब ये सब मिलकर? हाँ,
इन सब चीजों को मिलाकर उस एक साल की तस्वीर बनती है। वाह, तो ये सिर्फ एक ग्रह को देखना नहीं है, बल्कि एक पूरे नेटवर्क को समझना है। बिल्कुल। ठीक है, ये तो हुई साल की बात, लेकिन इन नोट्स में जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो है महीने के हिसाब से भविष्यवाणी। और उसके लिए एक काल्पनिक या अनुमानित गोचर की बात की गई है। काल्पनिक गोचर, इसका तो मतलब हुआ कि हम अपनी मर्जी से कुछ मान रहे हैं। ये कैसे काम कर सकता है? हाँ, मैं समझ सकती हूँ, ये सुनने में अजीब लगता है। काल्पनिक का मतलब ये नहीं है कि ये मनगढ़ंत है। तो फिर इसका मतलब है कि ये एक सिंप्लीफाइड मॉडल है। देखिए, असल में बृहस्पति एक राशि में लगभग 1 साल रहता है और कभी-कभी वक्री यानी रेट्रोग्रेड भी होता है। हाँ बिल्कुल। जिससे उसकी चाल जटिल हो जाती है। ये तकनीक उस जटिलता को हटा देती है। कैसे? ये एक बहुत ही सरल और सुंदर नियम बनाती है। मान लीजिए बृहस्पति ने 12 सितंबर 2017 को तुला राशि में असल में प्रवेश किया। ठीक है। तो ये तकनीक मान लेगी कि अब से हर महीने की 12 तारीख को वो अगली राशि में चला जाएगा। हर महीने? हाँ, यानी 12 अक्टूबर को वृश्चिक में, 12 नवंबर को धनु में, और इसी तरह पूरे साल बृहस्पति की असल वक्री गति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो हम असल में आसमान में बृहस्पति कहाँ है उससे भूलकर एक अपनी अलग व्यवस्थित घड़ी बना रहे हैं। पर ऐसा करने का तर्क क्या है? इसका तर्क है सरलता और एक पैटर्न बनाना। असल गोचर बहुत उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। ये अनुमानित गोचर एक साफ सुथरा हर महीने बदलने वाला चक्र देता है, जिससे घटनाओं के समय का अनुमान लगाना आसान हो जाता है। दिलचस्प है। जब मैंने पहली बार इस तकनीक के बारे में पढ़ा तो मुझे भी बहुत शक हुआ था। वक्री गति को नजरअंदाज करना तो मतलब शास्त्रीय ज्योतिष के नियमों के खिलाफ है। वही तो। लेकिन जब आप इसके नतीजों को देखते हैं तो आपको सोचना पड़ता है कि शायद इसमें कुछ तो बात है। ठीक है, तो ये महीने का नक्शा बन गया, एक साल को 12 बराबर हिस्सों में बांट दिया। हाँ। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी है। इन नोट्स का सबसे बड़ा दावा, दिन तक पहुंचना, ये तो ज्योतिष का होली ग्रेल जैसा है। बिल्कुल। 30 दिन के एक महीने से 2-3 दिन की अवधि पर पहुंचना, ये छलांग कैसे लगाई जाती है? यहीं पर ये तकनीक और भी ज्यादा सूक्ष्म हो जाती है। इसका सिद्धांत ये है कि उस एक महीने की अवधि में जब अनुमानित बृहस्पति एक राशि में है तो वो ऊर्जा के स्तर पर सभी 12 राशियों से होकर गुजरता है। एक महीने में 12 राशियों से, मतलब बहुत तेजी से? हाँ, एक सूक्ष्म स्तर पर। अगर हम गणित देखें तो 30 दिन को 12 राशियों से भाग देने पर हर राशि के लिए लगभग 2.5 दिन आते हैं। 2.5 दिन प्रति राशि? बिल्कुल। लेकिन गणना को आसान बनाने और दिन और रात के बदलाव समय को ध्यान में रखने के लिए नोट्स में प्रति राशि 3 दिन की अवधि इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। 3 दिन? हाँ, इसे एक तरह की सुरक्षा अवधि या सेफ्टी पीरियड कहा गया है। तो हर 3 दिन में ऊर्जा एक राशि से दूसरी राशि में बदल जाती है। तो उन 3 दिनों में क्या होगा, इसका पता कैसे चलता है? क्या इसका मतलब है कि हम उन 3 दिनों में होने वाली हर छोटी से छोटी बात का पता लगा सकते हैं, जैसे मैं दोपहर में क्या खाऊंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये एक बहुत जरूरी बात है। अच्छा। नोट्स में साफ तौर पर लिखा है कि ये विधि रोजमर्रा के साधारण कामों जैसे खाना, सोना या ऑफिस जाना, इनके लिए नहीं है। तो फिर किसके लिए? ये सिर्फ जीवन की विशेष और महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए है, चाहे वो अच्छी हो जैसे शादी, नौकरी लगना, या बुरी हो जैसे कोई दुर्घटना या नुकसान। ये जीवन के टर्निंग पॉइंट्स को पकड़ने के लिए है। और उन 3 दिनों की घटना का पता कैसे चलता है? ठीक उसी तरह जैसे वार्षिक भविष्यवाणी में हम 3 चीजों को देखते हैं। कौन सी 3 चीजें? उस 3 दिवसीय राशि में जन्म के समय कौन से ग्रह थे, उस राशि पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, और उसकी त्रिकोण राशियों में कौन से ग्रह बैठे हैं। ओके, इन तीनों का मिला जुला असर ही उन 3 दिनों के परिणाम को तय करता है। ये सब सुनने में बहुत फैसिनेटिंग है, लेकिन बिना किसी उदाहरण के ये सिर्फ थ्योरी लगती है। सही बात है। अच्छी बात यह है कि नोट्स में एक केस स्टडी दी गई है, जिससे हम इस पूरी प्रक्रिया को एक्शन में देख सकते हैं। हाँ, वो केस स्टडी इस तकनीक की सटीकता को बहुत अच्छे से दिखाती है। तो केस स्टडी यह है कि एक व्यक्ति ने 8 फरवरी 2018 से 17 फरवरी 2018 तक की एक तीर्थ यात्रा की टिकट बुक की थी। यात्रा के 2 मकसद थे। 10 फरवरी को एक दोस्त की बेटी की शादी में शामिल होना और महाशिवरात्रि के अवसर पर तीर्थ यात्रा करना। ठीक है। अब सवाल यह है कि ये तकनीक 8 फरवरी की डिपार्चर डेट को कैसे समझाती है। चलिए इसे कदम दर कदम तोड़ के समझते हैं। सबसे पहले हमें मासिक अनुमान देखना होगा।
राइट। बृहस्पति का वार्षिक गोचर तुला राशि में था, जो 12 सितंबर 2017 से शुरू हुआ था। तो हमारा मासिक चक्र हर महीने की 12 तारीख को बदलेगा। ठीक है, तो जनवरी फरवरी 2018 के लिए मासिक चक्र क्या था? 12 जनवरी 2018 से 12 फरवरी 2018 तक अनुमानित बृहस्पति कुंभ राशि में था। कुंभ राशि में? हाँ, ये हमारा मासिक फ्रेम है। अब सिद्धांत ये है कि यात्रा तब होती है जब दिनवार अनुमानित बृहस्पति जन्मकालीन चंद्रमा को स्पर्श करता है। चंद्रमा को क्यों? क्योंकि ज्योतिष में चंद्रमा को यात्रा और मन का कारक माना जाता है। ओके, तो हमें ये देखना है कि कुंभ राशि से शुरू होकर दिनवार बृहस्पति उस व्यक्ति के जन्मकालीन चंद्रमा तक कब पहुंचेगा। बिल्कुल। अब गणित पर आते हैं। उस व्यक्ति का जन्मकालीन चंद्रमा कुंभ राशि से 9 राशियां दूर था। हमारा नियम है 3 दिन प्रति राशि। 3 दिन प्रति राशि, हाँ। तो कुल समय कितना लगा? 9 राशियां गुणा 3 दिन यानी 27 दिन। 27 दिन, ठीक है। और हमारा मासिक चक्र 12 जनवरी से शुरू हुआ था। सही। अब देखिए, जनवरी में 31 दिन होते हैं। हाँ। तो 12 जनवरी के बाद जनवरी में कितने दिन बचे? 19 दिन। हाँ, 31 - 12 यानी 19 दिन। अब हमारे कुल 27 दिनों में से जनवरी के 19 दिन घटा दीजिए, कितने बचे? 27 - 19, 8। 8 दिन। ये 8 दिन फरवरी के होंगे। तो तारीख क्या हुई? 8 फरवरी। 8 फरवरी। रुकिए, ये तो एकदम सटीक है। ये व्यक्ति की यात्रा शुरू करने की तारीख है। हाँ, मुझे मानना पड़ेगा, ये गणित तो बिल्कुल सही बैठता है। ये लगभग डरावना है कि ये इतना सटीक कैसे हो सकता है। क्या ये एक चुनावा उदाहरण है या ये तकनीक वाकई इतनी कंसिस्टेंटली काम करती है? नोट्स के लेखक का दावा है कि ये बहुत कंसिस्टेंटली काम करती है, लेकिन इसमें महारत हासिल करने के लिए बहुत अभ्यास और शोध की जरूरत होती है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। लेकिन हाँ, जब ये काम करती है तो नतीजे ऐसे ही हैरान करने वाले होते हैं। ठीक है, तो ये जाने की तारीख हुई। अब वापसी की तारीख यानी 17 फरवरी का विश्लेषण कैसे किया गया? क्या उसके लिए भी यही तरीका है? नहीं, और यही बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है। अच्छा, वापसी का सिद्धांत थोड़ा अलग है। सिद्धांत ये है कि वापसी तब होती है जब जन्मकालीन चंद्रमा दिनवार अनुमानित बृहस्पति पर दृष्टि डालता है। पहले बृहस्पति चंद्रमा को स्पर्श कर रहा था, अब चंद्रमा बृहस्पति को देख रहा है। भूमिकाएं बदल गईं। बिल्कुल। अच्छा, तो अब चंद्रमा एक्शन में है, तो इसकी गणना कैसे होगी? पहले मासिक चक्र देखते हैं। अगला मासिक चक्र 12 फरवरी से मीन राशि में शुरू होता है। मीन राशि में? हाँ, तो अब हमारी गणना 12 फरवरी से शुरू होगी। उस व्यक्ति की कुंडली में जन्मकालीन चंद्रमा मीन राशि से 7वीं राशि में था, यानी वो मीन राशि पर सीधी दृष्टि डाल रहा था। लेकिन यात्रा से वापसी के लिए हम 7वीं दृष्टि नहीं, बल्कि त्रिकोण दृष्टि या तीसरी 10वीं दृष्टि को देखते हैं। इस केस में चंद्रमा की तीसरी दृष्टि मीन से दूसरी राशि पर पड़ रही थी, यानी मेष राशि पर। हाँ, तो 12 फरवरी से जब दिनवार बृहस्पति मीन राशि से गुजरेगा, वो पहले 3 दिन लेगा। ठीक है। तो उसके बाद जब वो अगली राशि मेष में जाएगा तो अगले 3 दिन लेगा। तो 3 + 3? हाँ, तो कुल कितने दिन हुए? 3 + 3 यानी 6 दिन। तो 12 फरवरी में 6 दिन जोड़ने पर 18 फरवरी आता है? बिल्कुल। तो गणना के हिसाब से वापसी की अवधि 17-18 फरवरी के आसपास बनती है। और वो लौटे कब थे? और वह व्यक्ति 17 फरवरी की देर रात को अपनी यात्रा से लौटा, जो हमारी गणना की अवधि में ही आता है। कमाल है। तो जाना और आना दोनों तारीखें इस अनोखी तकनीक से सफलतापूर्वक निर्धारित हो गईं। इस सब का मतलब क्या है? ये तकनीक भविष्य को देखने का एक बहुत ही व्यवस्थित, लगभग एक रोड मैप जैसा तरीका लग रहा है। यहाँ अंदाजे की जगह गणित है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, रोड मैप। ये एक व्यवस्थित ढांचा है। लेकिन नोट्स में ये भी साफ लिखा है कि इसमें महारत अनुभव से ही आती है। अलग अलग कुंडलियों पर शोध करने से, ये समझने से कि कौन सा ग्रह किस स्थिति में क्या परिणाम देता है। मतलब ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है जिसे कोई भी प्लग इन करके जवाब निकाल ले। ये ग्रहों की भाषा को समझने की एक कला है। समझ गया। और जब इस दिनवार भविष्यवाणी को वार्षिक और मासिक संदर्भ में रखकर देखा जाता है, तो ये जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के समय को सटीकता से निर्धारित करने का एक बहुत शक्तिशाली उपकरण बन जाती है। विश्लेषण का आधार हमेशा वही रहता है, त्रिकोण,
राशियां, दृष्टि डालने वाले ग्रह और राशि में स्थित ग्रहों का मिलाजुला प्रभाव। ये पूरा विश्लेषण हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये तकनीक ग्रहों की स्थिति के आधार पर ये बताने पर केंद्रित है कि कोई घटना कब होगी। इसका पूरा जोर इस समय पर है। हाँ, कब पर। और इसे सुनते हुए मेरे मन में एक विचार आ रहा है। बताइए। हमने पूरी बात कब पर की, लेकिन क्या के बारे में क्या? अगर हम सिर्फ ग्रहों पर ही नहीं बल्कि उन राशियों के स्वभाव पर भी ध्यान दें जिनसे ये 3 दिवसीय बृहस्पति गुजर रहा है, तो क्या होगा? अच्छा पॉइंट है। मान लीजिए कोई घटना तब होती है जब बृहस्पति एक अग्नि तत्व की राशि जैसे मेष से गुजर रहा है, और वैसी ही कोई घटना तब होती है जब वो एक पृथ्वी तत्व की राशि जैसे वृषभ से गुजर रहा है। क्या घटना का क्या यानी उसका स्वभाव उस कब के साथ बदल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद और गहराई से सोचा जा सकता है।